नमस्ते साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स का सितंबर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 1 सितंबर से लेकर के अभी जो आज तक 14 सितंबर है साथियों, इस बीच का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है साथियों, करंट अफेयर्स का उसको इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो साथियों बता दें कि हाल ही में जो महाराष्ट्र का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं साथियों, वह आचार्य देवव्रत जी को सौंपे गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। बता दें साथियों कि महाराष्ट्र का जो राज्यपाल थे साथियों, सीपी राधाकृष्णन जी, उस वो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इसलिए उसकी जगह पर महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपे गए हैं? तो आचार्य देवव्रत जी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपे गए हैं। आचार्य देवव्रत जी तो अभी वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं और साथ में महाराष्ट्र के भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में उसे सौंपे गए हैं। साथियों, संवैधानिक प्रावधान की बात करें कि राज्यपाल की जो संवैधानिक प्रावधान है तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, पर एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। इस बात को भी अनुच्छेद 153 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्केचर्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? तो हाल ही में जो स्केचर्स के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं साथियों, वो मोहम्मद सिराज को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ब्रांड जो है साथियों स्केचर्स, स्केचर्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? तो मोहम्मद सिराज को नियुक्त किए हैं, जो कि भारतीय तेज गेंदबाज हैं, भारतीय क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो भारत का जो पहला मेक इन इंडिया के तहत बना है 32 बीट का माइक्रो प्रोसेसर साथियों, वो है विक्रम 3201। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। भारत का पहला मेक इन इंडिया पहल के तहत 32 बीट का जो माइक्रो प्रोसेसर बने हैं साथियों, वह विक्रम 3201 हैं। इसे जो बनाए गए हैं साथियों, वह इसरो और एससीएल के संयुक्त प्रयास से भारत का पहला 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 बनाए गए हैं और इसे लॉन्च 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया, जो जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था साथियों, उसमें किए गए। इसकी विशेषता है, यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत बने हैं और यह जो है साथियों, इसका महत्व से लगाया जा सकता है कि यह भारत के सेमीकंडक्टर सफर में ऐतिहासिक छलांग इसे माना जा रहा है। तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक चिप निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में भी यह बड़ा कदम माना जा रहा है केंद्र सरकार के तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो गगनचुंबी इमारत दिवस मनाए गए हैं वह 3 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं और हाल ही में 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाए गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2035 तक 17,000 किलोमीटर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए कितनी राशि के निवेश की घोषणा की है? भारत सरकार द्वारा जो 2033 तक 17,000 किलोमीटर की हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए राशि की घोषणा की गई है, बजट की घोषणा की गई है, वह है 11 लाख करोड़। 11 लाख करोड़ रुपये की बजट की घोषणा किए गए हैं भारत सरकार द्वारा 2033 तक 17,000 किलोमीटर हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। यह घोषणा 8 सितंबर को किए गए और इसमें कितने रुपए के निवेश किए जाएंगे? 11 लाख करोड़ रुपए के, मतलब कहा जा सकता है 125 अरब डॉलर के निवेश किए जाएंगे इस क्षेत्र में। यह लक्ष्य 2033 तक रखा गया है कि 17,000 किलोमीटर हाई स्पीड रोड बनाने का।
इसमें जो प्रमुख एजेंसी इसमें भाग लेंगे बनाए जाएंगे, इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्लस NHAI संयुक्त रूप से इसे निर्माण करेंगे। वर्तमान एक्सप्रेसवे की बात करें, भारत के पास हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की साथियों, तो वह 4500 किलोमीटर है, जो कि 2033 तक कितना हो जाएंगे टोटल 2100, ये 17,000 प्लस 4500 मिला करके 21 साढ़े 21,000 किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IT अवसंरचना और बैंकिंग तकनीक को बढ़ावा देने हेतु TCIL ने किस बैंक के साथ MOU साइन किए हैं? तो हाल ही में जो IT अवसंरचना और बैंकिंग तकनीक को बढ़ावा देने हेतु TCIL ने PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में जो TCIL के द्वारा MOU पर साइन किए गए हैं IT अवसंरचना और बैंकिंग तकनीक को बढ़ावा देने हेतु, वह किस बैंक के साथ किए गए हैं? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि PNB के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सुरक्षित ग्राहक केंद्रित डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। TCIL की बात करें साथियों, तो यह जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार PNB जो है प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। अभी PNB के वर्तमान में जो MD और CEO है वो साथियों कौन कौन है? अशोक चंद्रा जी इसको PNB के MD और CEO है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और ADB ने मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के पर्यटन विकास हेतु कितनी राशि का ऋण समझौता किए हैं? तो हाल ही में जो भारत सरकार और ADB बैंक के द्वारा उत्तराखंड क्षेत्र के जो टिहरी गढ़वाल जिले हैं साथियों, उस क्षेत्र का पर्यटन विकास हेतु जो राशि ऋण के रूप में समझौता किए गए हैं वह है 126.42 मिलियन डॉलर। 126.42 मिलियन डॉलर के राशि का ऋण का समझौता किए गए हैं भारत सरकार और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। यह जो समझौता किए गए हैं वह 10 सितंबर 2025 को किए गए हैं और टिहरी झील क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है साथियों वह नमो भारत है। ऑप्शन का सही आंसर हो जाएंगे। पहले जो था साथियों वह सबसे तेज चलने वाला गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत था, जिसका गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया था, लेकिन कुछ कारण से जून 2024 में सुरक्षा कारणों से उनकी गति की जो सीमा है अधिकांश मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा सीमित कर दी गई। वहीं नमो भारत जो है साथियों यह विशेष इसके लिए डेडिकेट कॉरिडोर बनाए गए हैं और उस पे इसकी गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये इस रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। यह गति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के कारण संभव हो पाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में जो भारत सरकार द्वारा मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं साथियों वह है श्रीलंका के साथ इस क्षेत्र में मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। श्रीलंका की बात करें दोस्तों तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। आधिकारिक राजधानी की बात करें तो वह जयवर्धनपुरे कोट्टे है, परंतु ये जो कोलंबो है साथियों ये वाणिज्यिक राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया जो है वहाँ के मुद्रा है। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो हरिनी अमरसूरिया वहाँ के श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार राष्ट्रपति की बात कर ले तो अभी जो है अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? तो हाल ही में पंजाब सरकार के लिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे, पंजाब सरकार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा
बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं साथियों, उसके लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है। पंजाब में जो हाल ही में बाढ़ आए थे साथियों, उसी को देखते हुए ये घोषणा किए गए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के वो मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वह भगवंत मान सिंह है, और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया जी अभी पंजाब के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और समीक्षा की जांच के आदेश दिए हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पाठ्यक्रमों की मान्यता और समीक्षा की जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो आनंदीबेन पटेल वहां के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की मंजूरी से एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो सेबी की मंजूरी से एनएसई गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, वो श्रीनिवासन इंजेटी, इसे हाल ही में एनएसई के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। सेबी की बात करें दोस्तों, तो सेबी का जो गठन किए गए थे 1988 में सेबी का गठन किए गए थे, और इसे वैधानिक दर्जा कब दिए गए थे? तो आज सेबी अधिनियम के तहत 1992 में इसे वैधानिक मान्यता दिए गए थे सेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? अखिल भारतीय थल सेना शिविर 2025 का जो आयोजन संपन्न हुए हैं साथियों, वह दिल्ली कैंट में इसका आयोजन हाल ही में संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में उत्तराखंड बाढ़ आपदा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी राशि की सहायता की घोषणा किए हैं? हाल ही में जो उत्तराखंड में बाढ़ आपदा आए थे साथियों, बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदा जो आई थी उत्तराखंड में, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। 1200 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा उत्तराखंड के लिए किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यह घोषणा जो है साथियों, 1200 करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा किए गए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो जापान के प्रधानमंत्री हाल ही में शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। इसकी बात करें साथियों, तो शिगेरू इशिबा जी अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक इस पद पर कार्य किए, और हाल ही में ये अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किए हैं। कौन सा पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इस्तीफा का जो कारण माना गया है साथियों, यह जुलाई 2025 के जो उच्च सदन चुनाव हुए थे, उसमें ऐतिहासिक हार के कारण ये अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 ए होस्ट बेट ड्रोन विकसित किया है? तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साथियों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 ए होस्ट बेट ड्रोन विकसित करने की बात कही गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन मुद्रा जो है साथियों, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है साथियों ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और वहाँ की जो वर्तमान में पीएम है साथियों एंथनी अल्बनीज अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत, ईरान और अर्मेनिया ने कहाँ त्रिपक्षीय तीसरा त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किए थे? तो हाल ही में भारत, ईरान और अर्मेनिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन तेहरान में
किए गए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 2025 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लेविज ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? तो हाल ही में आलिया भट्ट को लेविज के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। लेविज की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 1853 में हुई थी और ये जो आलिया भट्ट को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, इसका उद्देश्य है साथियों कि महिलाओं के फैशन पोर्टफोलियो का विस्तार और जनरेशन जेड व मिलेनियन उपभोक्ताओं से जुड़ना। इसी उद्देश्य के साथ हाल ही में आलिया भट्ट को लेविज के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किन 5 नए हवाई अड्डों पर किए हैं? तो ये जो साथियों फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किए गए हैं 5 नए हवाई अड्डा पर, वो है लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरची, कोझिकोड और अमृतसर। ये 5 हवाई अड्डे पर इस प्रोग्राम का हाल ही में शुभारंभ किए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, ये जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 है साथियों, यह कहाँ खेले गए? ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में हाल ही में इसका आयोजन किए गए थे। तो इसमें कह रहा है कि पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस टीम को हरा करके जीता? तो ये जो साथियों पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं, वो फ्रांस को हरा करके यह पदक, स्वर्ण पदक जीते गए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि फ्रांस को हरा करके भारत ने पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन कहाँ किए गए थे? ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किए थे और इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। और इसमें जो खिलाड़ी शामिल थे वो थे ऋषभ यादव, अमन सैनी और पृथ्वीश फुगे। ये 3 खिलाड़ी शामिल थे और इस कंपाउंड जो पुरुष कंपाउंड टीम है इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं फ्रांस को हरा करके भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो एनएचपीसी लिमिटेड का जो नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। एनएचपी की बात करें दोस्तों तो एनएचपी की स्थापना 1975 में हुआ था और पहली परियोजना जो इसके द्वारा चलाए गए थे वह बेरा सुई सुईल विद्युत स्टेशन जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, वो पहली परियोजना इनके द्वारा थे। इसका जो साथियों हाल ही में जो नया सीएमडी नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र गुप्ता को, यह राजू कुमार चौधरी के स्थान लिए हैं, जो कि राजू कुमार चौधरी सेवानिवृत्त हो गए हैं जून 2025, उसी का स्थान भूपेंद्र गुप्ता जी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2025 का जो यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है वह कार्लोस अल्कराज जीते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बात कर ले तो ये पुरुष एकल जो यूएसए का खिताब जीता है, यूएसए ओपन का जो खिताब पुरुष एकल में जीता है साथियों, वह कार्लोस अल्कराज जीते हैं जो कि स्पेन का खिलाड़ी है और उप विजेता के रूप में जैनिक सिनर रहे हैं जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। यह उपलब्धि की बात करें तो कार्लोस अल्कराज जो है दूसरी बार यूएस ओपन जीते हैं और छठा यह उसका ग्रैंड स्लैम है। उसी प्रकार महिला एकल की बात करें दोस्तों तो इसमें आर्याना सबलेंका जो कि बेलारूस के खिलाड़ी हैं साथियों, उसने यूएसए ओपन में खिताब जीता है और उप विजेता के रूप में अमांडा अनीसिमो है जो कि अमेरिका के ही खिलाड़ी हैं, ये उप विजेता रहे हैं। उपलब्धि की बात करें दोस्तों तो लगातार दूसरा यूएस ओपन है आर्याना सबलेंका का और 2014 के बाद पहली महिला है जिसने सेरेना विलियम्स के बाद जिसने कि लगातार 2 बार यह खिताब जीते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? 2025 का जो पुरुष हॉकी एशिया कप फाइनल है साथियों, उसमें भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा करके यह फाइनल अपने नाम कर लिया है। इसका जो आयोजन किए गए हैं साथियों, इस खेल का पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन यह राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में इसका आयोजन किए गए थे, जिस फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा करके अपने नाम यह किए हैं। इसमें मुख्य खिलाड़ी की बात करें तो सुखजीत सिंह जो कि पहला गोल फाइनल में 30 सेकंड में किए, दिलप्रीत सिंह दूसरा 2 गोल किए और अमित रोहिदास जो है निर्णायक चौथा गोल इस खेल में किए। भारत की उपलब्धि की बात करें साथियों, अभी तक में पुरुष हॉकी एशिया कप की, तो इसमें चौथा एशिया कप भारत ने जीता है। सबसे पहले 2003, 2007 में, 2017 में और ये 2025 में जीते हैं और यह जो खिताब है 8 साल बाद भारत अपने नाम किए हैं। बात करें रिकॉर्ड की तो भारत लगातार नहीं, मतलब 4 बार ये खिताब जीत चुके हैं। उसी प्रकार दक्षिण कोरिया जो है साथियों, वह 5 खिताब ये जीत चुके हैं सबसे ज़्यादा बार। इस जीत से भारत ने सीधे FIS पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 जिसका आयोजन की बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है, उसके लिए क्वालीफाई कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही का नाम क्या है? तो 102 वर्ष की आयु में जो माउंट फूजी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किए हैं साथियों, वह है कोकिची अकुजावा। कोकिची अकुजावा जो है साथियों, यह 102 वर्ष के आयु में माउंट फूजी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं। सबसे वृद्ध व्यक्ति अभी तक में यह माना जा रहा है और यह सबसे वृद्ध व्यक्ति है जो माउंट फूजी पर चढ़ने वाले हैं और यह रिकॉर्ड जो है साथियों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किए गए हैं। माउंट फूजी की बात करें साथियों, तो यह जापान में है और इसकी ऊंचाई जो है 3776 मीटर इसकी ऊंचाई है इस पर्वत की। नेक्स्ट है कि हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प्स ने इसे अपना नया CEO नियुक्त किए हैं। तो हाल ही में जो हीरो मोटो कॉर्प्स के द्वारा अपना नया CEO नियुक्त किए गए हैं साथियों, वह हर्षवर्धन चितले को नियुक्त किए गए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। यह अपना पद जो ग्रहण करेंगे वह 5 जनवरी 2026 से अपना पद ग्रहण करेंगे। इससे पूर्व जो CEO थे साथियों, वह निरंजन गुप्ता थे, जो कि अपना इस्तीफा अप्रैल 2025 में दे दिए थे और उसी के जगह पर इसे अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए हैं हर्षवर्धन चितले को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायक, कवि और संगीतकार भूपेंद्र हजारिया की 100वीं जयंती का उत्सव अभी वर्तमान में मनाए जा रहे हैं। भूपेंद्र हजारिया की बात करें साथियों, तो इसको भारत रत्न से कब सम्मानित किए गए थे? तो भूपेंद्र हजारिया को जो भारत रत्न मिले हैं दोस्तों, वह 2019 में मरणोपरांत इसे भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं भूपेंद्र हजारिया जी को। भूपेंद्र हजारिया जी के बारे में आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं साथियों कि 8 सितंबर 1926 को इनका सादिया असम में जहाँ जो स्थित है साथियों, यहाँ इनका जन्म हुए थे और इनकी निधन की बात करें तो 5 नवंबर 2011 को इनका निधन मुंबई में 85 वर्ष की आयु में हो गए थे। यह गायक, कवि, संगीतकार, फिल्मकार और समाज सुधारक थे और इससे इसकी जो शिक्षा हुई थी साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनका ये अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। अभी तक में जो इन्हें सम्मान मिले हैं साथियों, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1975 में इसे दिए गए थे। पद्मश्री से 1977 में सम्मानित किए थे। उसी प्रकार पद्म भूषण की बात करें साथियों, तो 2001 में इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें साथियों, तो 1992 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2008 में इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे।
साथियों, पद्म विभूषण पुरस्कार से 2012 में मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किए गए थे। उसी प्रकार भारत रत्न की बात करें दोस्तों, तो 2019 में मरणोपरांत इसे भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। स्मृति की बात करें साथियों, तो इनके नाम पर भोला सादिया पुल का नाम भूपेंद्र हजारिया सेतु कर दिया गया है। ये सभी पुरस्कार ये अभी तक में भूपेंद्र हजारिया जी को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए गए हैं? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को 99.3% साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए गए हैं। साथियों, 8 सितंबर 2025 को, जो कि साथियों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी 8 सितंबर को मनाए जाते हैं, उसी दिन यह घोषणा किए गए। घोषणा स्थल की बात करें तो यह घोषणा शिमला में किए गए हैं। उल्लास मेला के दौरान 2025 में जो उल्लास मेला शिमला में आयोजित किए गए हैं, उस दौरान इसकी घोषणा किए गए हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके द्वारा यह घोषणा किए गए हैं। साक्षरता दर कितने वर्तमान में है? 99.3%। और मानक साक्षरता दर कितनी है किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए? तो वो है 95%। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ था साथियों देश को, उस समय जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी वो 7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे प्रदान किए गए हैं? हाल ही में जो केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 प्रदान किए गए हैं साथियों, वह यूनुस अहमद को प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। यूनुस अहमद को हाल ही में केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किए गए हैं। प्रदानकर्ता की बात करें साथियों, किस संस्थान के द्वारा इसे प्रदान किए जाते हैं ये? तो अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसे प्रदान किए जाते हैं। सम्मान प्रदानकर्ता किसने इसे प्रदान किए हैं? तो शेख मताब बिन हुबैदेन अल केतवी, जो कि चेयरमैन है शारजहां केमल रेसिंग क्लब के, उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी ग्रैंड मास्टर ने FIDE ग्रैंड स्विस 2025 में मौजूदा विश्व चैंपियंस जो डी गुकेश है साथियों, उसको हराया है? तो हाल ही में जो भारतीय मूल के अमेरिकी ग्रैंड मास्टर है साथियों, वह है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो है साथियों भारतीय मूल के अमेरिकी ग्रैंड मास्टर है, जिसने कि FIDE ग्रैंड स्विस 2025 में मौजूदा जो विश्व चैंपियंस डी गुकेश है साथियों, उसको हरा करके यह खिताब अपने नाम किए हैं। अभिमन्यु मिश्रा की बात करें साथियों, तो वह USA के रहने वाले हैं और भारतीय मूल के हैं, जिनकी उम्र 16 वर्ष है और मौजूदा विश्व चैंपियन जो डी गुकेश है साथियों, उसको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी माना जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं सितंबर 2025 में? तो फ्रांस के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं सितंबर 2025 में, सॉरी 2025 में साथियों, वह सेबेस्टियन लेकोर्नु सेबेस्टियन लेकोर्नु फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। सेबेस्टियन लेकोर्नु की बात करें साथियों, तो इसकी नियुक्ति मैक्रोन के लिए वफादार और अनुभवी नेतृत्व का चुनाव माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में दोबारा गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुने गए हैं? दोबारा गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए हैं दोस्तों, वह इरफान अली है। इरफान अली को दोबारा गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। गुयाना की बात करें दोस्तों, तो गुयाना दक्षिण अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी जॉर्ज टाउन ही है गुयाना की। गुयाना की मुद्रा की बात करें तो गुयानीज डॉलर गुयाना की मुद्रा है और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं इरफान अली, वहां के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे होस्ट शार्क किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है स्वायत्त अंडर सी वाहन है? तो ये जो घोस्ट शार्क विकसित किए जा रहे हैं साथियों, अंडर सी वाहन जो है साथियों, यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। हाल ही में जो चर्चा में रहे घोस्ट शार्क साथियों,
वह एक अंडर सी वाहन है जिसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका मेजबानी भारत के द्वारा किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख ले कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी करेंगे भारत के द्वारा किए जाएंगे, और यह घोषणा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पेरिस जो है साथियों 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप के समापन समारोह थे उसी में इसकी घोषणा कर दिए गए थे। मेजबान शहर की बात करें तो इसका मेजबानी कौन सा शहर करेंगे? नई दिल्ली द्वारा इसकी मेजबानी किए जाएंगे बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की। आयोजन की समय की बात करें तो अगस्त 2026 में इसका आयोजन करने की संभावना है, और इसकी विशेषता की बात करें तो 17 साल बाद भारत में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की वापसी हुई है। यह निर्णय भारत की बढ़ती वैश्विक खेल पहचान और बैडमिंटन में उनकी मजबूती को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में जो है साथियों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर विकास के लिए मार्क जो कंपनी है साथियों मार्क के साथ हाल ही में समझौता किए हैं। भारत के जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है साथियों उसको मजबूती देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मार्क ने एक रणनीतिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग सेमीकंडक्टर विनिर्माण, उन्नत तकनीक और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने पर केंद्रित है यह समझौता। अगला क्वेश्चन है कि नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए 5वां सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो हाल ही में जो ये रिपोर्ट आए हैं साथियों नारी 2025, इस रिपोर्ट के अनुसार गंगटोक जो है साथियों सिक्किम की राजधानी गंगटोक, यह भारत में महिलाओं के लिए 5वां सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं साथियों। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार गंगटोक सिक्किम को महिलाओं के लिए भारत का 5वां सबसे सुरक्षित शहर घोषित किए गए हैं। इसे 70.4% सुरक्षा स्कोर मिला है जो राष्ट्रीय मानक 65% से अधिक है। शीर्ष 5 की बात करें साथियों इस नारी रिपोर्ट 2025 में सिर्फ शीर्ष 5 शहर की बात करें तो उसमें पहला स्थान कोहिमा है जो कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है यह शहर विशाखापट्टनम। और तीसरा है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आइजोल मिजोरम की राजधानी और गंगटोक 5वां शहर है सिक्किम की राजधानी। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाले हैं? हाल ही में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाले हैं दोस्तों वह है रजित पुन्हानी ने हाल ही में एफएसएसएआई भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में अपना कार्यभार संभाले हैं रजित पुन्हानी। रजित पुन्हानी की बात करें साथियों तो यह बिहार कैडर के 191 बैच के आईएएस अधिकारी है जिसने 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। यह नियुक्ति भारत के खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के प्रयासों के अनुरूप माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में अपना अगला राजदूत नियुक्त किए हैं? तो डॉक्टर दीपक मित्तल को जो अगला राजदूत भारत के द्वारा नियुक्त किए गए हैं साथियों वह यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं दीपक मित्तल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किसने किए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाए जाते हैं, पर अब की बार जो विश्व नारियल दिवस मनाए गए हैं, इस पर किस संगठन ने नारियल किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा किए हैं? तो हाल ही में जो 2 सितंबर 2025 को विश्व नारियल दिवस मनाए गए हैं साथियों, उस पे नारियल विकास बोर्ड के द्वारा किसानों के लिए, नारियल किसानों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा किए गए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि यह जो वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा किए गए हैं नारियल विकास बोर्ड के द्वारा, इसका उद्देश्य है टिकाऊ नारियल खेती को बढ़ावा देना, पौधारोपण, पुनः रोपण और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर सब्सिडी में वृद्धि करना और किसानों की आय को इस प्रकार वृद्धि करना। इसी उद्देश्य के साथ यह बोर्ड ने वित्तीय सहायता की घोषणा किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कपास किसानों के लिए एमएसपी आधारित खरीद प्रक्रिया को बनाने हेतु किस ऐप को लॉन्च किए गए हैं? तो हाल ही में जो कपास किसानों के लिए ऐप लॉन्च किए गए हैं साथियों, एमएसपी आधारित खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु, वह कौन सा ऐप है? कपास किसान ऐप है। इसे हाल ही में लॉन्च किए गए हैं कपास किसानों के लिए। 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य है कपास खरीद प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना, जिससे कि किसानों को पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। यह पहल जो है डिजिटल इंडिया और स्मार्ट कृषि से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत और थाईलैंड के बीच जो आयोजित सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? हाल ही में जो भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास का आयोजन किए गए हैं साथियों, उसका नाम है अभ्यास मैत्री। अभ्यास मैत्री जो है हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास का आयोजन किए गए थे। यह जो सैन्य अभ्यास किए गए हैं वह 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतूष मिशन किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? यह जो प्रतूष मिशन है साथियों, यह रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स की बात कर ले तो यह रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड में जो शुरुआती राज है ब्रह्मांड के, उसका अध्ययन करना। विशेषता जो है साथियों इस मिशन का वह है क्रेडिट कार्ड आकार का सिंगल बोर्ड कंप्यूटर इसके तहत विकसित किया गया है। यह जो कार्य करेगा साथियों 21 सेमी हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाएगा जो लगभग 13 अरब वर्ष पहले कॉस्मोसिक डॉन काल में उत्पन्न हुआ था। इसका पता लगाएंगे और इसलिए इसे चंद्रमा की जो कक्षा है साथियों या फार साइड बोले तो साथियों उस साइड इसे स्थापित किए जाएंगे। चंद्रमा का दूरस्थ भाग जो है साथियों फार साइड जिसे कहते हैं, वह सौर मंडल का सबसे रेडियो शांत क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र में रेडियो जैसा कोई तरंग नहीं होता है और इस सबसे रेडियो शांत क्षेत्र है माना जा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में इसे स्थापित किए जाएंगे। फार साइड क्षेत्र में इसे स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिचेल स्टार्क नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिचेल स्टार्क ने किस प्रारूप से संन्यास लिए हैं? तो मिचेल स्टार्क हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा किए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। यह जो मिचेल स्टार्क के द्वारा संन्यास लिए गए हैं साथियों, यह इस उद्देश्य से लिए गए हैं कि टेस्ट और वनडे कैरियर पर को यह अपना लंबा करना चाहते हैं। मिचेल स्टार्क कहाँ खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है? हाल ही में जो है फ्रांस के द्वारा दोस्तों फिलिस्तीन को राज्य के रूप में, मतलब देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए हैं। सितंबर 2025 में फ्रांस ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस प्रकार G7 जो देश है साथियों, जो विकसित देश के समूह है G7, उसमें पहला देश फ्रांस बन गया है जिसने कि
यह कदम उठाए हैं फ्रांस को मान्यता एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का। बात करें तो यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को समर्थन देने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो हाल ही में जो बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर को बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाए गए हैं। अगला है कि हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 का खिताब जीते हैं? तो हाल ही में प्रणब वेंकटेश के द्वारा फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 का खिताब जीते गए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साथियों, अनुतिन चार्नवीराकुल। अनुतिन चार्नवीराकुल को हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अनुतिन चार्नवीराकुल की बात करें साथियों तो यह नए थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं 5 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह चिदम्बरनार बंदरगाह जो तूतुकोरिन में स्थित है साथियों, तूतीकोरिन में, पर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किसने किए हैं? तो हाल ही में जो है साथियों बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर जो कि तूतीकोरिन में है साथियों, वहां हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन सर्वानंद सोनेवाल के द्वारा किए गए हैं। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनेवाल जी के द्वारा इस पायलट परियोजना का उद्घाटन हाल ही में चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि तूतीकोरिन में स्थित है वहां पे किए गए हैं। बात करें किस अवसर पे तो जो हाल ही में जो साथियों स्वतंत्रता सेनानी बीओ चिदम्बरनार की जयंती थे, इस अवसर पर इसका उद्घाटन किए गए हैं। चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने दाल उत्पादन को लेकर के कौन सा लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों नीति आयोग के द्वारा दाल उत्पादन को लेकर के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं साथियों, वह 2047 तक इसके दाल के उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। बात करें नीति आयोग ने जो लक्ष्य इस क्षेत्र में निर्धारित किए गए हैं साथियों, यह पहला लक्ष्य है कि 2030 तक तो दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होने का और 2047 तक दाल के उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य नीति आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? भारत का जो अंतरिक्ष बंदरगाह बन रहा है दूसरा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में बन रहा है? तो तमिलनाडु में यह बन रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। कुलशेखरपट्टिनम की बात करें साथियों तो यह तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है और इसका शिलान्यास जो किए गए थे फरवरी 2024 में ही किए गए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह जो इसका संचालन की लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है और इसका उद्देश्य है ये जो बनाए जा रहे हैं अंतरिक्ष बंदरगाह, इसका बनाए जाने का उद्देश्य है कि इससे प्रति वर्ष 20 से 25 एसएसएलवी परीक्षण यहाँ से किए जाएंगे। इसकी विशेषता है कि छोटे उपग्रह प्रेक्षेपण जैसे कि 500 किलोग्राम तक के जो होंगे और 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो स्थापित किए जाएंगे ग्रह, उसका प्रेक्षण यहाँ से किए जाएंगे। वर्तमान प्रमुख लॉन्च साइट की बात करें साथियों तो अभी श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, यह भारत का यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। इसरो के प्रमुख वर्तमान में कौन है? बी नारायण इसरो के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में कौन सा दुर्लभ एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किया है? तो भारत के द्वारा जो हाल ही में दुर्लभ एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किए गए हैं वह है
मेथानडाइनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट, इसे हाल ही में भारत के द्वारा एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल विकसित किए गए हैं। बात करें इसे लॉन्च करने का, तो 4 सितंबर 2025 को दिल्ली में इसे लॉन्च किए गए हैं और इसे किसके द्वारा उद्घाटन किए गए हैं, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय युवा मामला एवं खेल मंत्री हैं, इसके द्वारा इसे लॉन्च किए गए हैं। इसकी खासियत की बात करें दोस्तों, तो यह वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक रूप से तो उपलब्ध नहीं होंगे। इसे मूत्र परीक्षण के जरिए लंबे समय तक एस्टेरॉयड के सेवन का पता लगाया जा सकता है। इससे खिलाड़ियों में डोपिंग रोकने हेतु निरोधक शक्ति बढ़ाता है। ये वैज्ञानिक शुद्धता के साथ एंटी डोपिंग प्रवर्तन को मजबूत करता है, इसके द्वारा मजबूत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किए गए हैं, तो भारत का जो पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है वह असम में लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस है साथियों, वो 2 सितंबर को मनाए गए थे, उसी लॉन्च किए गए हैं ज्ञान गिद्ध पोर्टल असम में। इसका उद्देश्य है कि गिद्ध संरक्षण हेतु वैज्ञानिक डाटा जागरूकता सामग्री और नागरिक विज्ञान भागीदारी, इसी उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन किए गए हैं वह राजगीर में किए गए हैं। राजगीर बोले तो बिहार में इसका उद्घाटन किए गए हैं। यह जो उद्घाटन किए गए हैं साथियों, राजगीर नालंदा जिला जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ 4 सितंबर 2025 को किए गए हैं। और भूटान के जो वर्तमान पीएम है तत्सेरिंग तोब्गे और भारत के जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है, इसके द्वारा इसके उद्घाटन किए गए हैं। महत्व की बात करें तो ये जो है भारत भूटान मैत्री का प्रतीक इसे माना जा रहा है। साझा बौद्ध धरोहर और सांस्कृतिक कूटनीति को इससे मजबूती मिलेगा। राजगीर की महत्व की बात करें साथियों, तो यहाँ जो है भगवान बुद्ध का ने यहाँ साधना और उपदेश दिए थे और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था साथियों महापरिनिर्वाण के बाद यहीं पर आयोजित किए गए थे, राजगीर में ही आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किसने किया, पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का जो उद्घाटन है साथियों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और पीएम लॉरेंस, सिंगापुर के जो पीएम लॉरेंस है साथियों, लॉरेंस बैग, उसके द्वारा इसका उद्घाटन हाल ही में किए गए। 4 सितंबर 2025 को वर्चुअली इस टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किए गए। बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है और पीएम लॉरेंस बेग जो सिंगापुर के पीएम है, उसके द्वारा वर्चुअली इसका पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किए गए। स्थान की बात करें तो जेएनपी मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई में ये बना है, जहां इसका उद्घाटन किए गए हैं और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल इसे माना जा रहा है। संचालन किस कंपनी के द्वारा किए जाएंगे, तो पीएसए इंटरनेशनल कंपनी जो है साथियों सिंगापुर के है, इसके द्वारा इसका संचालन किए जाएंगे। तो ये रहा साथियों आज का इस मंथ सितंबर 2025 का 1 सितंबर से लेकर के 1 टू 14 सितंबर के बीच का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है साथियों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों, उसका डिस्कशन आशा करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर लगता है कि हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले हर एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे। साथियों इस कंटेंट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले, हम वहाँ इसका कंटेंट डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।